आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ब्लैक डेथ ने यूरोप के लगभग आधी आबादी को खत्म किया, इस बीमारी की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इस रोग पर काबू पाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। पृथ्वी पर जीवन हमेशा एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर निर्भर रहा है। अगर इसमें जरा सा भी बदलाव हुआ तो बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, जिसे अभी भी मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी माना जाता है। वह एक साधारण, लगभग ध्यान न देने योग्य तरीके से शुरू हुई। ये जल्दी ही पूरी दुनिया में भारी दुख और निराशा का कारण बन गया। यही है ब्लैक डेथ की कहानी। जनसंख्या वृद्धि ने मनुष्यों को और भी बड़े शहरों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हुई। नए घरों के निर्माण करने के लिए कई जंगलों को साफ किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य प्राणी जैसे पक्षी, कुत्ते और बिल्लियां शहरों में मनुष्यों के साथ रहना सीख गए। लेकिन उनके साथ बुरे जीव भी थे, जैसे कि सरीसृप और चूहे। कीड़ों को बीमारी के स्रोत और लोगों के जीवन के लिए खतरे के रूप में जाना जाता है। फिर भी मध्य युग के दौरान मनुष्यों और जानवरों के बीच निकटता अपरिहार्य थी। शहरों के सबसे गरीब इलाकों की गंदी गलियों में लोगों के बगल में सुअर, बकरी और मुर्गियां देखना सामान्य था। एक रहस्यमय बीमारी के प्रकट होने की पहली रिपोर्ट 12वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी एशिया में दिखाई दी। यह एक अशांत ऐतिहासिक काल था, क्योंकि पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की लहर से गुजर रही थी, जिसने कई बागानों को तबाह कर दिया। इससे शहरों में भुखमरी हो गई, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी रेगिस्तान बने जो कभी हरे भरे चरागाहों से भरे हुए थे। जलवायु परिवर्तन ने कई जानवरों को हल्के जलवायु वाले स्थानों पर प्रवास करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कई प्रजातियों ने अपना प्राकृतिक आवास छोड़ दिया और चीनी शहरों और गांवों को प्रभावित करते हुए मंगोलिया और उत्तरी चीन के घास के मैदानों में चले गए। उस अराजक समय के बीच महान चंगेज खान की कमान में मंगोलों ने चीन को जीतने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। मंगोल आक्रमणों ने चीनियों को अपने शहरों को बंद करने के लिए मजबूर किया, जो पहले से ही भोजन की कमी और लोगों और जानवरों की अधिक आबादी से पीड़ित थे। सू और जू रोजमर्रा की जिंदगी में आम समस्या थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों से आने वाले चूहों ने अपने साथ नए जीवाणु से संक्रमित पिस्सू लाए, जिन्हें आज यर्सिनिया पेस्टिस के नाम से जाना जाता है। जब एक संक्रमित पिस्सू किसी इंसान को काटता है तो बैक्टीरिया जल्दी से पीड़ित की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण कर देता है। तेज बुखार, पूरे शरीर में दर्द, मतली और मानसिक भ्रम पैदा होने लगते हैं। बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लगभग 5 से 7 दिनों के बाद शरीर में स्थानीयकृत एडिमा होती है, जो बुबो के रूप में जाने जाने वाले घावों को बना सकती है। इसलिए इस रोग को बुबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। ब्लैक प्लेग ये शब्द एक और भयावह लक्षण से आया है, जो शरीर के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है, जैसे कि उंगलियां और पैर की उंगलियां, जो अधिक उन्नत अवस्था में काली हो जाती है। ये रोग फेफड़ों के एक गंभीर संक्रमण में बदल सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और खांसी हो सकती है। इस स्तर पर यह अधिक संक्रामक है, क्योंकि इसे हवा से संक्रमित किया जा सकता है। आज ऐसा माना जाता है कि 1330 और 1350 के बीच कम समय में चीनी और मंगोलों के लगभग 2.5 करोड़ लोग ब्लैक डेथ से मारे गए। सिल्क रोड के जरिए दूसरे देशों में यह बीमारी पहले से ही फैल रही थी, क्योंकि व्यापारियों द्वारा ले जाए जाने वाले माल में चूहे और उनके पिस्सू छिपे हुए थे। एशिया में होने वाली भारी आपदा के बावजूद मंगोलों ने पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखा। मंगोलों ने कई शहरों को घेर लिया, जो इटालियंस और दुनिया के अन्य हिस्सों के व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह थे। कई शहरों ने बड़ी दीवारों से मंगोलों का विरोध किया। मंगोलों ने जल्दी ही अपने दुश्मनों को डराने का उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने ब्लैक डेथ के शिकार सैनिकों के शवों को एकत्र किया और गुलेल और ट्रेबुचेट का उपयोग करके संक्रमित शवों को शहर की दीवारों पर फेंक दिया गया। सड़कों और हवा को दुर्गंधयुक्त और घातक गंध से दूषित कर दिया गया। लोग जल्दी से घबरा गए, क्योंकि वे बीमारी से उत्पन्न खतरों के बारे में जानते थे, जो जल्द से जल्द शहर से भाग सकते थे। वो भाग गए। ब्लैक डेथ को यूरोप लाने के लिए इन्हीं व्यापारियों को जिम्मेदार माना जाता है। मंगोलों से बचने के अपने प्रयास में जितना संभव हो सके वे कई अलग अलग शहरों में भागे। वो लोग कॉन्स्टेंटिनोपल, सिसिली, मार्सेले,
इटली प्रायद्वीप जैसे स्थानों पर गए। जहाज के सामान के बीच में छिपे चूहों ने तेजी से प्रजनन किया और जहाजों को बड़ी संख्या में चूहों से भर दिया। प्लेग यूरोप तक पहुंच गया और इसके परिणाम एशिया की तरह विनाशकारी होने वाले थे। यूरोप भी गंभीर स्वच्छता समस्याओं के कमी का सामना कर रहा था। कुपोषण ने कई परिवारों को प्रभावित किया था, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अधिक नाजुक और बीमारी के प्रति संवेदनशील हो गया था। 1349 में सुदूर नॉर्वे और 1351 में रूस के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में प्लेग को केवल 5 साल लगे। देश के सबसे अधिक प्रभावित वे थे जो मुख्य रूप से समुद्री व्यापार पर निर्भर थे। ये साबित हुआ कि महामारी इंसानों की मदद से दुनिया भर में फैल गई है। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोगों को ये नहीं पता था कि उस भयानक बीमारी का कारण क्या है। उस समय लिखे गए कुछ पहले वर्णन परेशान करने वाले थे। हर दिन हजारों लोग मारे गए, मृतकों की संख्या के लिए कहीं भी जगह नहीं थी और शव सड़कों पर जमा होने लगे। शहरों में बदबू असहनीय थी। भूख अधिक से अधिक फैल गई, जिससे आबादी के बीच हिंसा और लूटपाट की लहरें फैल गई। जो अपने परिवारों को खिलाने के लिए बेताब थे, तो क्लेमेंट ने गलियों में सड़ रहे शवों को निकालने के लिए लाशों को नदियों में फेंकने का आदेश दिया ताकि बहते पानी से बाहर ले जाया जा सके। लेकिन इसने स्थिति को और खराब कर दिया, क्योंकि कई शहरों में पानी दूषित हो गया था। लोगों ने अपने घरों में खुद को अलग थलग कर लिया या गिरजाघरों में शरण ली, जिससे हालात और खराब हो गए, क्योंकि बीमारी हवा से भी फैल सकती थी। गणना के अनुसार ब्लैक डेथ ने कुछ वर्षों में यूरोपीय आबादी का 40% मार डाला। कुछ शहरों की आबादी आधी रह गई। हालांकि कोई सटीक अनुमान नहीं है। पूरे यूरेशिया में मौतों की संख्या 100 मिलियन से अधिक हो सकती है। दुनिया के अन्य हिस्से भी ब्लैक प्लेग से पीड़ित थे। मिस्र, लेबनान, जेरूसलेम, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई अन्य शहर संक्रमित हुए। यूरोपीय संस्कृति पर ब्लैक डेथ के प्रभाव को मध्य युग के कई चित्रों और साहित्यिक कार्यों में दर्शाया गया है। नृत्य को एक ऐसी इकाई के रूप में चित्रित किया जाने लगा जो मनुष्यों का अनुसरण करती है और उनके चारों ओर नृत्य करती है। जीवन और मानव शरीर की नाजुकता की ये नई धारणा कई पुनर्जागरण लेखकों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा थी, जिन्होंने औषधीय अध्ययन और सिद्धांतों से शब्द बनाए। महान महामारी के सबसे महत्वपूर्ण अंकों में से एक प्लेग डॉक्टर थे। ये शायद ही कभी पेशेवर डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने हवा को शुद्ध करने की कोशिश करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों और भाप के साथ तात्कालिक उपचार करने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना था कि ये बीमारी कथित रूप से दूषित हवा से फैलती है। इन डॉक्टरों ने घावों और मृतकों की गंध को दूर करने के लिए अपनी चोंच पर सुगंधित जड़ी बूटियों को लगाकर पक्षी के सिर का मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। उस अवधि के प्रतिष्ठित प्रतीक होने के बावजूद प्लेग डॉक्टरों ने केवल 1630 में अपने प्रसिद्ध काले वस्त्र पहनना शुरू किया, जब वे पूरे यूरोप में नए प्रकोप से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 14वीं शताब्दी के आसपास ही ब्लैक डेथ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाने लगा, जब मध्ययुगीन शहरों में नए स्वच्छ उपायों को अपनाया गया। सदियों से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आधुनिक युग में पहले से ही महामारी के मामले सामने आए हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में 1900 और 1908 के बीच महामारी। आधुनिक चिकित्सा में सफलता के साथ बुबोनिक प्लेग से उपचार बीमारी के शुरुआती चरणों में बहुत प्रभावी थे। ब्लैक डेथ मानवता के लिए एक कड़वी सीख थी। वह अभी भी कई देशों की स्मृति और संस्कृति में गूंजता है, एक अंधेरे की याद। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।